तंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा के चुनाव हो या फिर बिहार के, जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके पैतृक गांव बिहार के सिताब दियारा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जिन लोगों ने जेपी के सिद्धांतों पर चलने के बाद की, आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। उधर पलटवार करते हुए नीतीश ने अमित शाह के बारे में मीडिया से कहा है कि जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान था कि जेपी किस लिए खड़े हुए थे। नीतीश ने कहा कि जिन लोगों का राजनीतिक करियर अभी 20 साल पहले शुरू हुआ है, उनकी टिप्पणियों पर वे कोई महत्व नहीं देते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके गांव सिताब दियारा पहुंचे। यहां उन्होंने जेपी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि जेपी के आंदोलन से निकले बिहार के नेता आज सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। शाह ने कहा कि जेपी ने जीवन भर सत्ता की न सोचकर सिद्धांतों के लिए काम किया, लेकिन आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। शाह ने कहा कि बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के रास्ते पर चलने वाली बीजेपी चाहिए या जयप्रकाश के रास्तों से भटकने वाली गठजोड़ की सरकार। आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं, केवल और केवल सत्ता के लिए। उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। अमित शाह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पूरा जीवन भूमिहीनों के लिए, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए गुजारा है। उन्होंने समाजवाद की विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर अनेकों परिकल्पनाएं की। गृह मंत्री ने कहा कि जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चोर शासन के अधिकारियों ने देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, तब जयप्रकाश जी ने उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन में हजारीबाग की जेल जिसको न रोक सकी, उस जयप्रकाश को इंदिरा जी की यातना न रोक पाई। जब इमरजेंसी उठी तो जेपीजी ने पूरे विपक्ष को एक किया और देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम जयप्रकाश नारायण जी ने किया। अमित शाह ने कहा कि आज देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 8 साल से जयप्रकाश जी के सिद्धांतों से और विनोबा जी के सिद्धांत से सर्वोदय के नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों का करियर अभी 20 साल पहले शुरू हुआ है, उनकी टिप्पणियों को वह कोई महत्व नहीं देते। सिताब दियारा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान था कि जेपी किस लिए खड़े हुए थे। मैं उन लोगों को कोई महत्व नहीं देना चाहता जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। दरअसल नीतीश कुमार शाह की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी नेता के शिष्य आज सत्ता की खातिर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने संजय जायसवाल द्वारा तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के वादे पर किए गए कटाक्ष पर कहा कि वह कौन है, मैं नहीं बता सकता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि उन्हें आरजेडी को छोड़े हुए कितना समय हो गया। दरअसल संजय जायसवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2005 में आरजेडी के साथ की थी। हालांकि आम चुनाव से पहले 2009 में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रत्नाकर जी बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे और साथ ही साथ वहां पर सीधे सीधे उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जिस जेपी आंदोलन से पार्टी खड़ी हुई, नीतीश कुमार बने और अपनी पार्टी बनाई, जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे, जिसके खिलाफ पार्टी बनाई गई थी, उसी की गोद में जाके बैठ गए। माननीय गृह मंत्री देश के हैं, लेकिन उनको जेपी के आंदोलन के बारे में समझ होती तो शायद माननीय नीतीश कुमार के ऊपर कितना बड़ा प्रकाश है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जेपी जी ने जो 19 लोगों की कमेटी बनाई थी युवाओं की, उसमें माननीय नीतीश कुमार का नाम था। मैं आपके चैनल के साथ शिद्दत के साथ कह रहा हूं कि जितने भी लोग उस दौर में, इमरजेंसी दौर में, पूरे देश में लगभग लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था और देश में काला कानून चल रहा था, लग रहा था, निशा लग रहा था। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय गृह मंत्री जी जेल में गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जेल में नहीं गए? और इस बात के सर्टिफिकेट देश के प्रधानमंत्री ने देश के सबसे पंचायत में दिया है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 डॉक्टर साहब भैया समाजवादी, दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरे नीतीश कुमार के साथ ना बाहर है और ना ही वो कहीं उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार है। ये सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने जेपी की विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, ऐसा है या नहीं है, ये बताइए ना त्रिपाठी जी। देखिए, जेपी की विचारधारा से हमारा उनके साथ हमारा बेमेल, मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ, बेमेल और प्रस्तुत गठबंधन था, लेकिन ये हमारा एक निकले हुए दोनों लोग, आरजेडी भी उसकी स्कूल की प्रोडक्ट है और उस स्कूल की प्रोडक्ट बाकी नहीं है। दोनों लोगों की जो केमिस्ट्री है और दोनों लोगों की केमिस्ट्री समाजवाद है और समाजवाद के साथ जो उनके नेता है वो भैया है और उन नेताओं जो काम है, नेताओं के काम तो अपने लिए कहीं सताया नहीं माननीय प्रकाश। और 77 की लड़ाई जो हुई है उसमें जो उन्होंने, त्रिपाठी जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन आनंद शंकर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जी भारतीय जनता पार्टी है जो कि जेपी की विचारधारा को आगे लेके जा रही है, जो उनके आदर्शों को मान रही है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो जिनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए नीतीश कुमार? अब नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का राजनीतिक करियर अभी 20 साल पहले शुरू हुआ है, उनकी टिप्पणी को वह कोई महत्व ही नहीं देते। देखिए नेहा जी, आप लोगों का एक हेडलाइन था कि अमित शाह जी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो ये हमला नहीं था, ये सच्चाई थी। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में पूरी बात बता देता हूँ। आदरणीय जेपी जी ने जो आंदोलन, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की जो नींव रखी थी, वो क्या था? वो एक्चुअल में माँ भारती की आत्मा को जब छलनी किया गया था कांग्रेसियों द्वारा, जब एक्चुअल में पूरे मीडिया से लेकर पूरे लोकतंत्र को एक तरह से बंदी बना लिया गया था, तो उन्होंने और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। अब उस संपूर्ण क्रांति में कुछ लोग तो एकदम प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और कुछ लोग परोक्ष रूप से कहीं और रहते थे, लेकिन आजकल बुलाने में लगे हुए। एक बात। दूसरी बात, तो उसी आंदोलन के खिलाफ जो लोग उपजे या तथाकथित उपजाऊ अपने आप को बना रहे हैं, उन लोगों की विचारधारा आज कहाँ गई है? उसी पार्टी से गलबहियां कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या गलत कहा इसमें नेहा जी? उन्होंने तो यही कहा, जिसके आतंक के खिलाफ, जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी जी सदैव लड़ते रहे, जिसके लिए जेल भी गए, अनेकों यातनाएं लोगों ने सही, इस देश के लोगों ने सही, तो उनके साथ आज सत्ता के लिए गठबंधन में वो बैठे हुए, इसमें कहीं गलत नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात नेहा जी,
अनुभव और उम्र की कोई तुलना नहीं होती है। आदरणीय अमित शाह जी ने भले ही नीतीश कुमार के बाद राजनीति शुरू की हो, लेकिन आज देखिए अमित शाह जी कहाँ बैठे हुए हैं। विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, जिन्होंने सरदार पटेल के बाद ये प्रूव किया है कि गृह मंत्रालय होता क्या है, ये कोई खिलौने वाला पद नहीं है। वैसे लोगों के खिलाफ बोल के नीतीश कुमार अपने कद को हल्का कर रहे हैं। मैं इनके बातों को हल्के में नहीं लेता हूँ, ये नीतीश कुमार जी को शोभा नहीं देनी चाहिए। इसी अमित शाह जी ने वैशाली के 11 जनवरी के त्रिपाठी जी रिएक्शन दीजिए। ये 20 साल का जिनका राजनीतिक करियर है उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, इसके क्या मायने हम निकाले? मैं लॉटरी आनंद एक सेकंड बस एक सेकंड नेहा जी, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं वो अभी भारतीय राजनीति में ठीक है, पद से गरिमा नहीं बढ़ती, पद तो मिल जाता है, पद मिला राजीव गांधी जो उन्होंने 20 साल में सीखा वो 50 साल में नहीं सीख पाए, ऐसे भी तो हो सकता है। राजीव गांधी भी दोबारा सत्ता में नहीं आए, लेकिन इस पद के साथ जो कुमार ने जो संघर्ष अपने जीवन में किया है और लोहिया के विचारों को लेकर के जो बिहार को बनाने का काम किया है, वो गृह मंत्री को याद नहीं है। गृह मंत्री भी जब वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी नीतीश के कसीदे काढ़े वहाँ की मीटिंगों में, वहाँ के कार्यक्रमों में। चूंकि हमारा गठबंधन टूट गया है, इसलिए माननीय प्रवक्ता भाजपा के आनंद शंकर जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वरना के कसीदे पढ़ते थे। और भारतीय लोकतंत्र में जवाब दीजिए आनंद जी, आप लोग तो नीतीश कुमार की ईमानदारी की, उनके सुशासन की कस्में खाया करते थे, आज वो इतने खलने क्यों लगे आप लोगों को? इसलिए क्योंकि आप लोगों से अलग हो गए। नेहा जी लगभग 10 वर्षों से केंद्रीय नेतृत्व में उन्होंने काम किया और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे। जो कहा जाता है काली कोठरी होती है, वहां से निकलने वाले के ऊपर कहीं कहीं धब्बा लग जाता है। ठीक है, जल्दी से आनंद जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रत्नाकर जी का श्रीकांत जी का रुख करती हूँ। ठीक है राजनीति किया है, ठीक है उनके ऊपर कोई सवाल उठाना और गठबंधन का सवाल, तो गठबंधन का दौर चल रहा है। भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना तो कोई नहीं सर, ये तो फिर लोभी वाली बात कर दी ना आपने। नहीं देखिए, ये तो लोभ की बात कर दी। हम तो लालची हैं, आप तो सीधे बता रहे हैं। नेहा जी, अगर कश्मीर में तोड़ के बना लेते हैं पीडीपी, नहीं फिर आप कश्मीर बिहार की बात करिए सर, बिहार की बात करिए ना। कश्मीर नहीं जाना हमने, महाराष्ट्र नहीं जाना हमने, अब आप बिहार की बात करिए। नेहा जी, जब ये भाजपा किसी के साथ समझौता कर ले तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर हमारे साथ, अगर हमारे केमिस्ट्री का, हमारे ही समाजवाद की, नहीं आपकी पार्टी का गठन क्यों हुआ था ये पूछ रहे हैं। आपकी पार्टी का गठन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा तो इतिहास में झांकिए ना। देखिए, हमारी पार्टी का गठन समाजवाद पे हुआ है, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और जब हम इनके साथ गठबंधन किए थे तो हमने इनसे कहा था 3 चीजें अलग कर दीजिए नेहा जी। नंबर 1 राम मंदिर, दूसरा रखा था हमने कॉमन सिविल कोड, तीसरा रखा था 370। तब हम इनके करीब गए थे और जॉर्ज फर्नांडिस तब संयोजक बने थे। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय आडवाणी जी ने एश्योर किया जॉर्ज फर्नांडिस को, तब हम इनके साथ करीब गए हैं, तब हम इनके साथ गठबंधन में सरकार बनाया है। और हमारी बातों को जब तक ये मान रहे, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर रत्नाकर जी का रुख करते हैं जल्दी से। ठीक है त्रिपाठी जी, सुन लिया, ठीक है, कराइए तभी मैं बोलूं। ठीक है रखिए। देखिए प्रोफेसर साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, फैक्चुअली इनको करेक्ट करता हूँ। आडवाणी जी को कोट कर रहे हैं कि आडवाणी इनको एश्योर किया था कि राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक और पता नहीं क्या इन्होंने कही। ये हमारे स्थापना काल से हमारे आइडियोलॉजी में है नेहा जी, एक बात। दूसरी बात, हमारे गठबंधन और इनकी उत्पत्ति के पहले, इनके राजनीतिक दल की उत्पत्ति के पहले आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके निकले थे तब भी हमारे मैनिफेस्टो में था राम मंदिर। तो राम मंदिर से समझौता, ये 100-125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न था, इससे कभी भाजपा ने समझौता नहीं किया, एक बात। दूसरी बात जो मैं बता दूं, यही गृह मंत्री जी हैं जो 11 जनवरी 2020 को वैशाली की रैली में, वैशाली में जो महारैली हुई थी उसमें घोषणा की थी कि जो भी परिणाम होगा बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे और हम उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये कलेजा और जिगरा था उनका
इस जिगरे से उन्होंने मुख्यमंत्री को 43 सीट पर भी मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार को, और आप उनको हल्के में देख रहे हैं। आज विश्व के सबसे ज्यादा विधायक ठीक है रत्नाकर सिंह जी, कैसे से देखते हैं? और उनको आप अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं बिहार के सत्ताधारी नेता। सुन लेते हैं। और ये आपका गठबंधन धर्म को आपने, नेहा जी एक मिनट लूंगा, बस जवाब दे दूं। नेहा जी एक सेकंड, जब गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया, जब चिराग पासवान को वहाँ आपने लगा दिया, तो हमारी सीटें कम आई है। आप आनंद जी एक कोई ऐसा मुद्दा बताइए ऐसा नहीं, आनंद जी जब आप हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए चले गए तो हमने गठबंधन छोड़ा है। मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं, जो काम आपने महाराष्ट्र में किया था, आनंद जी जो काम आपने महाराष्ट्र में किया था वो काम बिहार में करने आप जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, पार्टी हमने तोड़ा, हमने गठबंधन तोड़ा है, छोड़ा है, हम अपनी पार्टी भी खत्म करेंगे। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब देंगे। नेहा जी, मैं पिछले 15 मिनट से इनकी बातें सुन रहा था, तो उम्मीद है कि मुझे भी थोड़ा समय दिया जाएगा और माकूल समय दिया जाएगा अपनी बातों को रखने के लिए। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी है, जब कोई इनके साथ रहता है तो वह देशभक्त हो जाता है, जब कोई इनके साथ सत्ता में रहता है तो वो सुशासन बाबू उसको कहते हैं, और जब कोई इनके खिलाफ बोलता है तो वह देश का गद्दार हो जाता है, जब इनके साथ कोई सरकार में नहीं रहता है तो वह कुशासन बाबू बन जाता है। हम लोग के यहाँ एक गांव में कहावत है कि गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज करें, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी प्रकार सुविधा की राजनीति करती है। मैं आपको एक वाकया याद दिला देता हूँ। आज जो परिस्थिति ऐसी हुई है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति पूरे देश में कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जो है वह मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार करने के लिए, जो इनके भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का बहिष्कार करो, खुलेआम मंच से भाषण दे रहे हैं। उसी मुस्लिम पार्टी जो होती है पीडीपी कश्मीर में, उनके साथ ये मिलकर सरकार बनाते हैं। तो उस समय आपकी कहाँ गई थी पॉलिसी जो आज आप अपनाए हुए हैं? यही भारतीय जनता पार्टी है, सुविधा की राजनीति इस कदर करती है कि बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ। चलिए, भारतीय जनता पार्टी सुविधा की राजनीति कर रहा है, लेकिन ये तो बताइए कि जेपी आंदोलन से जो पार्टियां खड़ी हुई, इसका मकसद क्या था, ये तो बता दीजिए। देखिए, जेपी आंदोलन किसके खिलाफ खड़ी हुई थी? नहीं, समय समय पे हमेशा जो है इस देश में कोई न कोई नेता पैदा होता है जो अगर सत्ता शासन में उसको लगता है कि महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो वह सड़कों पे उतरता है। आज राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरे हैं, तो इस तरह से जेपी आंदोलन भी हुआ था। तो समय समय की बात है, समय परिस्थितियों के हिसाब से लोग अपना राजनीति जो है वो करते रहते हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। ठीक है, आज वो सिचुएशन है कि श्रीकांत जी कि जेपी जैसा आंदोलन हो या जेपी जैसे जो एकजुटता है वो दिखाई दे, ये ऐसा वक्त आ गया है क्या अब कि मोदी सरकार ऐसी तानाशाही बनी हुई है? क्या लगता है आपको कि महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, लोगों का बुरा हाल है? लगता है आपको ऐसी स्थिति है देश में? चलिए, आपने मुझसे सवाल तो पूछा, मैं तो इंतजार में ही था, मुझे लगा कि आपने विंडो भरने के लिए बुलाया। खैर, बहरहाल सर, हम विंडो भरने के लिए किसी को नहीं बुलाते सर, बिल्कुल वक्त आने पर सबको मौका दिया जाता है। के बीच बातचीत चल रही थी, कांग्रेस और मैं तो तोता की तरह बैठे हुए थे। जी, रखिए अपनी बात रखिए। जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और जेडीयू इस बात को कह रही हैं कि ये वक्त जो है जेपी मूवमेंट के लिए बिल्कुल बेहतर है, या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार दादागिरी कर रही है, बेरोजगारी का मुद्दा हो या अलग मुद्दा हो, मैं मानता हूं कि चलिए एक बार को मान लेता हूं कि इंदिरा की तरह डिक्टेटरशिप कर रही है सरकार, लेकिन आप लोगों में से जेपी कौन है? अब जेपी आप लोगों में से कोई नहीं है, तो ये बात भूल जाइए कि आप लोग सड़क पर आकर किसी प्रकार का आंदोलन कर पाएंगे। दूसरा ये है कि विपक्ष एकजुट तो है ही नहीं, विपक्ष में कोई ईर घाट जाता है तो कोई वीर घाट जाता है, और समस्या ये है कि विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा, जब तक विपक्ष एक पेज पर नहीं होगा, तब तक आप विपक्षी या फिर सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री पद के 2024 में 12 से ज्यादा दावेदार है, अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग पार्टी के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि आप लोग एक पेज पे तो है नहीं, ऊपर से आप जेपी बनना चाहते हैं। तो जेपी की बातें, जेपी ने जिस लिए आंदोलन किया था,
वो मुझे लगता है कि वो मूल्य ही आप लोग दबा चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि महज 1 महीने में जेडीयू में इतने खोट आ गए, जेडीयू में इतनी समस्या आ गई और जेडीयू सबसे वाहियात पार्टी हो गई। लेकिन ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गठबंधन जिसके साथ बनाया है आरजेडी, उसका पूरा इतिहास बिहार की राजनीति में रहा है, जो दबंगई की राजनीति रही है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति रही है, जो अपराध की राजनीति रही है, जो परिवारवाद की, नेपोटिज्म की राजनीति रही है। तो कोई ना कोई सवाल अगर बीजेपी के लोग उठा रहे हैं तो वो वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस सवाल का समर्थन भी करता हूं। लेकिन बड़ा सवाल ये ही, जेपी आप लोगों में से कोई बनने लायक है भी नहीं, क्योंकि आप में से किसी में वो राजनीतिक दूरदर्शिता, वो गरीब और पिछड़ों की लड़ाई के लिए जज्बा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। न तेजस्वी हो, न नीतीश हो और न। ठीक है, जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया श्रीकांत जी ने। ये कह रहे हैं कि देखिए अब तो इससे यही पता चल रहा है सर, जो अमित शाह कह रहे हैं कि 5-5 बार पाला बदलने वालों को जनता सबक सिखाएगी। नहीं, ये आरजेडी के साथ आपने गठबंधन किया सर, आप लोग ये तो पानी पी पी के कोसते रहते थे उन्हें। जो है वो असंभावनाओं का है, परिस्थितियां राजनीति बनाती है। जेपी बहुत ही कमजोर हो चुके थे, जेपी का स्वास्थ्य खराब था। जब गुजरात में 5 नौजवानों ने सिर्फ अपना आंदोलन शुरू किया था और जेपी जाकर के उन लड़कों के साथ खड़े हुए, उस आंदोलन को आप पटना के जो गांधी मैदान में, उतना बड़ा आंदोलन शायद अब इस देश में नहीं होगा। ये परिस्थितियां बनाती, परिस्थितियां देश में बन चुकी है और उसको ढाल देने के लिए माननीय नीतीश कुमार बिहार से निकल पड़े। बिहार में प्रधानमंत्री के चेहरा माननीय नीतीश कुमार नहीं होंगे, लेकिन विपक्षी एकता के लिए उनकी बात को मेरा अपना मानना है तो परिस्थिति बताएगी। अभी मैं जो सम्मानित साथी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनसे डिफर करता हूँ। परिस्थितियां बनाती हूँ, पहले परिस्थितियां ऐसी होगी तो आप जिनको कोसते थे उनके साथ जाके सरकार बना लेंगे क्या? जिन पे ये आरोप लगाते थे कि ये दबंगई की सरकार चलाते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, उनके साथ सरकार बना लेंगे क्या? ये तो सर देखिए नेहा जी, जब भाजपा हमारी पार्टी को ही हजम करना चाह रही थी, पूरी पार्टी को जब खत्म करना चाह रही, तो हमको सर्वाइवल चाहिए ना। हम भी तो राजनीति कर रहे हैं, जनता दल यू भी तो राजनीति कर रही है। वो जैसा हुआ, मतलब आप अवसरवादी हैं, अब सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ भी कर लेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना की गति इन्होंने क्या की? जो सबसे पुराने इनके सबसे सहयोगी थे, सारे सहयोगी दलों को इन्होंने हजम कर लिया है। तो आप मानते हैं ना, ये देखिए आप राजनीति कर रहे हैं। सुनिए त्रिपाठी जी, एक सेकेंड, आप राजनीति कर रहे हैं सर, और सत्ता पर काबिज होने के लिए आप कुछ भी कर लेंगे, चाहे जिसके साथ गठबंधन करना पड़े कर लेंगे। परिस्थिति जन्म मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपस में हम लड़ते, समाजवादियों का मूल विचार रहता है कि आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, फिर मौका अलग भी हो जाते हैं। ठीक है आनंद जी, ऐसा एक 2 महीने में कौन से कांटे लगने लगे जेडीयू में जो इतनी खलने लग गई आप लोगों को? पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ। ठीक है त्रिपाठी जी, बड़ा इनका कौन वफादार था? ठीक है समझ गए, हम समझ गए। आप परिस्थिति को देखते हुए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, छुरा पीछे भूख सकते हैं, तो हमको तो नष्ट खत्म करने जा रहे हैं। ये पहले नहीं पता चला था आपको? कितनी बार गठबंधन तोड़ा आपने, आप ये बताइए ना, कितनी बार गठबंधन तोड़ा आपने? आपको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है? आ जाते हैं मूल विषय पर। ये प्रोफेसर साहब की घिसी-पिटी लाइन को सुन के मेरे ख्याल आपका भी पक गया होगा। मूल विषय पर आ जाते हैं। देखिए, ये तो बार-बार आपने सारे जेपी नड्डा ने कहा अब भारतीय मुद्दे पे ये बताइए कि जेडीयू में 1-1.5 महीने में ऐसे कौन से कांटे लगने लगे जो आप लोगों को ज्यादा चुभ रहे हैं? हमने अगर नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया है तो वो तार्किक रूप से इल्जाम लगाया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हमने चाहे इनके पहले की कुछ पॉलिसी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, शराबबंदी को लेके, हमने उसको प्रॉपर इन्फोर्स करने के लिए इनको हरदम सवाल उठाया, चाहे हम गठबंधन में रहे हो या आज नहीं हो। एक बात। दूसरी बात हमने ये गठबंधन में कब सवाल उठाया सर? आप मैं बता रहा हूँ, सुशासन की कस्में खाया करते थे। मैं उसी पे आपको आंसर ही दे रहा हूँ। हमने उनको आज भी यही कहा है कि अगर आपने बिहार के हित की बात सोची है तो 14 करोड़ लोगों को क्यों फिर अपराधियों के चंगुल में फेंक दिया? कांग्रेस की तो कोई
स्थिति नहीं है। कांग्रेस तो न 3 में है न 13 में, उसको तो से कुछ उठा के दे दीजिए, बेचारे लोग किसी अब तो मोहताजी पे जी रहे हैं वो लोग। लेकिन कम से कम राजद के सामने तो नहीं फेंकना चाहिए था इनको। आज बिहार में क्या स्थिति है नेहा जी? आज देखिए घूम घूम के हर गली में मर्डर हो रहा है, हर जगह लूट खसोट शुरू हो गई है, डीएसपी का वर्दी फाड़ दिया गया, खनन विभाग सरेआम विधायक के भाई धमकी दे रहा है और नीतीश कुमार जी चुप बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं उठा रहा हूं और ये आपके लिए बहुत ही राजद के कभी मंत्री थे सुधाकर सिंह, जिनका इस्तीफा लिया गया, जानती है क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोल दी कि यहाँ पे पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं और मैं क्योंकि मंत्री हूं तो चोरों का सरदार हूं। आप बताइए कि एक इतने वाक्य पे उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। लालू प्रसाद यादव पुनः 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। लालू प्रसाद जेल में और क्यों है? वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना सर, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जाके थोड़ी ना एक सजा याफ्ता को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, तो एक मंत्री जो सच्चाई बोल रहा है उससे इस्तीफा ले रहा है। तो नीतीश कुमार से इन मुद्दों पर हमारा सवाल है। तीसरा जो अमित शाह जी ने ये वही चीज है ना, सवाल जब आप लोग गठबंधन में थे तब नहीं होता था। जेपी आंदोलन को तो याद किया ही जा रहा है और आज जब शाह ये कहते हैं कि देखिए जेपी ने जीवन भर सत्ता की न सोचकर सिद्धांतों के लिए काम किया, लेकिन आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये पाला बार बार बदलना, ये क्या जेपी के विचारधारा के साथ भी समझौता इसे कहा जा सकता है क्या? क्योंकि आप जब जिसके खिलाफ खड़े हुए, जिसके लेकर आप खड़े हुए और जिस विचारधारा के साथ आप आगे बढ़े, क्या उस विचारधारा को आगे बढ़ा पाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जेपी की तो मृत्यु हो गई, और लेकिन जेपी के विचारों की मृत्यु लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं। नीतीश कुमार देखिए, उनका पूरा का पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी राजनीति, अभी भले आरजेडी के साथ आए हैं, लेकिन पूरी राजनीति लालू विरोध में रही है। जंगल राज के विरोध में उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया है, विकास के को लेकर उन्होंने बात की। और बिहार की पूरी राजनीति नीतीश कुमार को विकास को लेकर लोग सोचते थे। क्यों? और नीतीश को लोग लाए क्यों? नीतीश को इसलिए लोग लाए क्योंकि वो लालू के जंगल राज भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे। तो क्या दाग धुल गए? क्या लालू की संतानें और लालू की पार्टी के वो तमाम विधायक अब दाग मुक्त हैं? क्या बीजेपी के वो जो सर्फ है, बीजेपी के पास एक खास तरीके का सर्फ है, क्या उससे धुलकर वो आए हैं? क्या वो पाक साफ है? देखिए, अगर आप राजनीतिक शुचिता की बात करेंगी, राजनीतिक शुद्धता और शुद्ध राजनीति की बात करेंगी, तो हम आप में सभी नंगे हैं और एक नंगा दूसरे नंगे से नहीं डर रहा है। समस्या तो यह है जिसकी नंगाई ज्यादा है वो सत्ता पे काबिज हो जा रहा है। और बिहार की राजनीति में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त नीतीश कुमार को पता है कि उनको दिल्ली जाना है, और दिल्ली की चाहत इतनी बढ़ गई है कि तेजस्वी भी उनके सभी बातों को या फिर उनके सभी मुद्दों को मानने के लिए तैयार है। अगर नीतीश अगर आज कह दे कि अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में इन व्यक्तियों को आप टिकट देंगे, आप बिहार संभालिए, मैं दिल्ली चला, तो सर नवा के तुरंत जो है अभी वो मान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस को क्या सीढ़ी बनाया जा रहा है क्या श्रीकांत जी? जी, कांग्रेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इन दोनों के जरिए? कांग्रेस तो 3 में न 13 में, कांग्रेस कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में 3 बड़े दल हैं, वो जेडीयू है, वो आरजेडी है और वो बीजेपी है। कांग्रेस जो है वो उधेड़ बुन में लगी है कि वो करे क्या। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिए, गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, दोनों की राज्य इकाई बिल्कुल डावाडोल है और अंतर कलह से जूझ रही है। आनंद शर्मा ने तो बिल्कुल हिमाचल को छोड़ दिया और गुजरात में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। और राहुल गांधी यात्रा कहाँ कर रहे हैं? केरला और तमिलनाडु में। तो खुद सोचिए, अनगाइडेड मिसाइल है, वो ऐसी मिसाइल है जो दिवाली के पटाखे से बढ़कर कुछ नहीं है। तो कांग्रेस की तो बात करना अपने आप में मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि हम रत्नाकर जी जवाब दीजिए, आप तो न 3 में न 13 में, क्या करिएगा आगे? देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी की बात कर लूं तो मैं न 3 में 13 में कहने वालों को मैं बता दूं कि आज भी
प्रमुख विपक्षी पार्टी है और 137 पुरानी पार्टी है। और किस तरह से हम लोग अन्य राज्यों में सत्ता में थे भी, यही भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी के होते हुए सर नीतीश कुमार भी हसीन सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, ममता बनर्जी भी देख रही है, शरद पवार भी देख रहे हैं। तो यानी कि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी तो है, लेकिन इतनी तवज्जो नहीं है आप लोगों की। नहीं, ये कोई अभी निर्णय का कोई घड़ी तो है नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन कौन मिलकर लड़ेगा और कहाँ पे क्या रणनीति आगे की जाएगी, ऐसा ही का अभी कोई चर्चा नहीं है। 2024 अभी बहुत दूर है। हर पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगी हुई है और कांग्रेस भी अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जनता से जुड़ रहे हैं और जनता से मिल करके और जो जन चेतना का काम कर रहे हैं। तो ये कोई अगर आज यात्रा जो शुरू हुई है वो दक्षिण में शुरू हुई है, तो देश के एक छोर से लेकर के और दूसरे छोर तक ये यात्रा तो जाएगी ना। अगर हमको चुनाव जीतना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य रहे तो हम तो भारतीय जनता पार्टी में और हमारे में क्या उद्देश्य डिफरेंस रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 365 में लगी रहती है। हम जो है जनता के पास पहुंच रहे हैं और इनकी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। क्यों जनता के पास क्यों पहुंच रहे हैं? मुद्दों पे आ जाओ। मुद्दा नहीं, जनता के पास पहुंच के क्या करिएगा? क्या कह रहे हैं आप जनता के पास पहुंचकर? नहीं, जनता के पास पहुंचेंगे तभी जन आंदोलन होगा। और जन आंदोलन तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई लोगों को पता चलेगी तभी। और सच्चाई ये है कि आज देश जो है भूखमरी से मर रहा है, महंगाई से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिला अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और न शिक्षा की सुविधा सरकार दे पा रही है, न दवाओं की स्वास्थ्य की सुविधा दे पा रही है। तो आज परिस्थिति जो है जो दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या इनके पीआर में जो कई हजार करोड़ खर्च किए जा रहे हैं कि आपको याद है कि इंडिया शाइनिंग भी ऐसे ही इन्होंने पीआर किया था, लेकिन अंत में हुआ क्या? अंत में यही हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। उसी प्रकार देखिएगा 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ये कितना भी अपना प्रोपेगेंडा कर रही है। श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हो, बोल दें, उसके बाद फिर मैं आगे रोक करती हूं। ठीक है साहिबा, ये आपकी गलती है। वो फिजिक्स का तैयारी करके आए हैं, आप केमिस्ट्री के सवाल पूछ रही हैं। वो जो व्हाट्सएप पे सुबह सुबह मैसेज आता है तमाम ग्रुप्स में, वही वो शुरू किए। वो किसान ले आए, महिला ले आए। अरे आप खाली पेट बैठे हैं क्या भाई साहब? आप खाली पेट हैं क्या? नहीं, श्रीकांत जी आप खाली पेट हैं क्या? सुनिए कौन बोल रहा है यार? मुझे बोलने का मौका देंगी? मैं आपको तो बोलने का मौका पूरा दिया है सर, आपको तो बोलने का मौका पूरा दे ही रहे हैं। सुनिए श्रीकांत जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर पार्टी की स्थिति हर राज्य में जुदा होता है, अलग होती है। हो सकता है कि हम नॉर्थ के राज्यों में हमारी स्थिति कमजोर हो, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की साउथ में स्थिति कमजोर हो। तो हम अगर अपने आप को नॉर्थ में अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी को उसी प्रकार साउथ में तुलना से करना चाहिए। तो ये कहाँ पे कौन सा पढ़ के आया फिजिक्स की और उत्तर दे रहा है केमिस्ट्री का? ये कौन सा सगुफा बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जनता के मुद्दों की। और तमिलनाडु में स्टालिन आपको देखना नहीं चाहते। केरल के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल कह दिया है कि यहाँ पर यह ढोंग ढटोरा मत कीजिए। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव बिल्कुल आप कदम वहाँ पढ़ने नहीं देना चाहते। मैं आपका जवाब दे देता हूँ। उसकी बात कर रहे हैं। हर पार्टी अपने आप को महान साबित करती है। हर क्षेत्रीय आप भी उसी कैटेगरी में आ गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा करके आप भी अपने आप को महान साबित कर रहे हैं क्या? मैं नेहा जी, हर पार्टी अपने जहाँ पे राज्य में है या देश में कहीं पे भी है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए। आप कहाँ हैं? आपकी तो लोकसभा में जो सीटें हैं वो भी 40-42 पे सिमट के रह गई। आप कहाँ हैं? ये अब तो जनता भी सवाल पूछ रही है। हम कहाँ पे हैं मैं बता देता हूँ। हाँ, हम जो है अभी भी 750 से ज्यादा हमारे विधायक पूरे देश भर में हैं। अभी भी हम लोगों ने जो 23 करोड़ वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आई, तो हम भी वहाँ पे 12.5 करोड़ वोट हमने भी हासिल किया। तो हम जो है हर जगह मौजूद है, लेकिन कुछ परसेंटेज से हम पीछे रह गए, इसलिए हमारा नंबर नहीं दिख रहा है। लेकिन वो नंबर में कन्वर्ट होगा। ये जो यात्राएं चल रही है, जो जन चेतना यात्राएं चल रही हैं, वो नंबर में कन्वर्ट होगा। मैं यही श्रीकांत जी बैठे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। आज आम आदमी पार्टी की एक सर्वे आ रहा था, मैं सुन रहा था, उनका जो है वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो 1 या 2 सीट गुजरात में जीत के आ रहे हैं। क्यों जीत के आ रहे हैं? क्योंकि वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार
हम जहाँ पे सीट में कन्वर्ट नहीं होता है वहाँ पे आप वोटिंग परसेंटेज जरा देखिए, कितना वोट परसेंटेज हमको मिला है, तो वो जरा देखिए, उसके बाद बात करिए। हम जो है ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कमजोर हो रही है, जहाँ कांग्रेस कमजोर होती है वहाँ आम आदमी पार्टी बता देती है। मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बढ़ी, उत्तराखंड में क्यों नहीं बढ़ी, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बढ़ी? तो हम जहाँ कांग्रेस कमजोर है वहाँ आम आदमी पार्टी बढ़ जाती है। 400 पार हो जाएंगे, वो हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। प्रयास करते करते एक राज्य से साइड होते जा रहे हैं आप। इतना ऐसा प्रयास हो रहा है आपका कि एक राज्य से साइड होते जा रहे हैं। आप दिल्ली से पहले साइड हुए, फिर पंजाब से साइड हुए, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे आम आदमी पार्टी आपकी जगह ले रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है कि हम एक राज्य से साइड होते जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि कौन साइड कर रहा है और किसके बल पर दौलत पे साइड कर रहा है और क्यों साइड कर रहा है। मध्य प्रदेश में साइड हो गए, क्यों साइड हो गए? पंजाब की भी बात करिए ना, पंजाब की भी बात करिए, दिल्ली की भी बात करिए, जहाँ पे आपकी सरकार थी वहाँ से साइड हो गए। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, फिर जवाब देने दीजिए। नहीं, फिर आप देखिए घुमा फिरा के आपने प्रश्न पूछा है, मैं जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। प्रश्न पूछा है, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं बहुत देर से चुप बैठा था और मुझे बोलने का मौका पूरा जितना चाहिए नहीं मिला था, लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब ले लीजिए सर, मौका लीजिए, लेकिन सवाल का ही जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में हम हमारी सत्ता छिन गई। क्यों छिन गई? भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ नोट तंत्र दिखाया, ऑपरेशन लोटस दिखाया। कर्नाटका में हमारी सत्ता छिन गई। क्यों छिन गई? सब लोग जानते हैं कि किस तरह से नोट तंत्र और ऑपरेशन लोटस के तहत वहां पे किया। गोवा का 6 राज्य है ऐसे जहाँ पे हम सत्ता में थे और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई का जांच बिठा करके, पार्टी को तोड़ करके और लोकतंत्र को अपमानित करके वहां पे सत्ता हासिल किया। ये किसने सिखाया? ये परिपाटी किसने सिखाई? फिर वही बात करते हैं आप लोग। सुन लीजिए, ये सारी चीजें जनता देख रही है। नहीं, जनता तो बहुत पहले से देख रही है सर, ये आज के टाइम से नहीं हो रहा, नेहरू के टाइम से हो रही है। फिर वही बात, परिपाटी किसने सिखाई मुझे बता दीजिए। उसमें देखिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है। तो ये नतीजा जो है ना विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ठीक है आनंद जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए रत्नाकर भाई जिस शिद्दत से आके टीवी पे अपनी बात रखते हैं, काश इनके नेता भी जनता के बीच में जाके ऐसी बात रखते तो परिणाम रख रहे हैं। आपको दिखता नहीं है, सोशल मीडिया जो आपको बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दे दिया। जनरली कांग्रेसियों को आजकल कॉम्प्लीमेंट मिलता नहीं है, आपको मैंने बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया। देखिए एक बात है नेहा जी, ये जो जन भारत तोड़ो यात्रा जो शुरू की है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, अब ये इनकी परंपरा रही है तोड़ने की, तो फिर से तोड़ने निकले हैं। एक क्रेडिबल फेस होना चाहिए। जैसे श्रीकांत भाई ने बताया कि जेपी कौन है, वाकई में जेपी बनना बहुत मुश्किल है। जेपी कौन थे? निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के कलंकित भ्रष्टाचार और कुकृत्य के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई, तो उनकी मंशा कभी सत्ता हासिल करनी नहीं, उनको कभी गद्दी नहीं चाहिए था। उन्होंने एक जन आंदोलन ऐसा शुरू किया जो संपूर्ण क्रांति हुई, और आज भी हम जेपी के उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ते। लेकिन ये कौन है भाई साहब? लगभग 50 चुनाव में 40 चुनाव तो खुद हारे, पार्टी की लुटिया डुबोई, और प्रदेश जिला दर जिला ये लोग विलुप्त होते चले गए। ऐसे मैंने जिस व्यक्ति की कोई साख नहीं हो, वो फिर से भारत तोड़ने चला है, भारत के सेंटिमेंट को इंजोर करने चला है। तो भारत की जनता अब वो 70वीं सदी वाली कह रहे हैं, हम तो भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप हमारे विधायक तोड़ने की बात करते हैं। रत्नाकर जी बिकाऊ ये लोग होंगे, इनके विधायक कोई जो चुना हुआ व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र के इस मंदिर में अपने जनमत को प्रूफ करके सेवा दे रही है, और भारत के लगभग आधी आबादी में अपनी सेवा दे रही है। और फिर से नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में आएंगे और 29 तक सेवा देंगे, और तब भारत का जो मानदंड होगा वो किसी और पायदान पे होगा। तो इन लोगों की रटी रटाई 4 लाइनें सुनने के लिए हम लोग आते हैं, हम लोग सार्थक बात कर। मैं आपको बता दूं सार्थकता क्या है। इन्होंने एक दवाई की बात, मुझे बोलने दीजिए, आप बताइए नेहा जी। पहले एम्स सुन लेते हैं आनंद जी, उसके बाद मैं आती हूँ, मैं रुक करती हूँ। रत्नाकर जी आज पूरे देश आनंद जी एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे नहीं ना, अभी रुक जाइए, अभी रत्नाकर जी बोलने फिर रुक करते हैं।
इसको आज कहते पूरे हैं देश दम। में एम्स कितना है? इसको आज कहते हैं आनंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अरे चुप रहो यार, आनंद जी, चुप हो जाइए। जब आनंद जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, इनका चुप करा रही है, आप चुप होने का रुक नाम जाइए। लीजिए। मत करो। आप रुक हरि जाइए, आनंद हरि आनंद कथा जी। अनंता करते जा रहे हैं। आनंद जी, हरि आनंद हरि कथा अनंता एक एक करके, एक एक करके। वैसे तो आप लोगों की परंपरा में है नहीं सिर्फ, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, एक एक करके बोलिए। रत्नाकर जी पहले बोल लेते हैं, फिर मैं आनंद जी का रुख करती हूँ। रत्नाकर जी पहले बोल लें, ठीक है। नहीं, इनके हिसाब से यही शिष्टाचारी है, और जो इनकी बातें न माने वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। ये इन लोग की महानता इसी में है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे के लिए चश्मा चाहिए। ये जो तथाकथित एक धर्मांध का चश्मा लगाया हुआ इन्होंने प्रियम्बल को बहुत सारे बार बदल के उस पे कुठारा घास करके जो इन्होंने है, उससे नहीं दिखेगा। सड़क पे उतरना होता है, जनता से मिलना होता है, तब आपको विकास दिखेगा। गांव गली पक्की सड़कें, घर बिजली, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, हर राज्य में अलग अलग जोन में एम्स खुल रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे का किताबी दावे सारे किताबी है। हकीकत में जो है वो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं देता। नहीं तो आज गरीब नहीं होता, अमीर नहीं होता। इस देश के दो देश नहीं बनते, एक अमीरों का देश है, गरीबों का देश। शहरों की गरीबी हटा जी, यहाँ तो इनको चुप कराइए। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करिए ना प्लीज। आप लोग देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता के नशे में चूर हो गया था शासन, उस वक्त जेपी आंदोलन हुआ था। अब क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार भी सत्ता के नशे में चूर है, नहीं सुन रही जनता की? देखिए नेहा जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से निकल करके विपक्ष के नेताओं से मिले तो इनके पेट पे दर्द शुरू हो गया। हमने गठबंधन तोड़ा और गठबंधन आरजेडी से किया। उसी दिन से सारे तोहमत हमारे आनंद शंकर जी लगा रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचार हमारे यहाँ। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 14 मंत्री थे, 11 इनके मंत्री अपराधी के श्रेणी में आते, तब इन्होंने नहीं कोई प्रश्न उठाया। जब हमने शराबबंदी की बिहार में, तब इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। जब हमने वहां सुशासन चलाया, वहां सबसे बढ़िया सरकार चलाई, तो ये सुशासन बाबू का खिताब देते देते कसीदे काटते जहां तक सवाल कहते 45 सीटें, हम तो 115 सीटें थे माननीय आनंद शंकर जी 2005 में। हम बड़े भाई के रूप में हमने सेक्रीफाइस किया। हमने आपके लोगों को सत्ता में ले आए। आपको कौन बिहार में पूछ रहा था? आपके बिहार में कौन पूछ रहा था? 15 साल से लालू की सरकार थी, वहां सर उठा के आप चल पाते थे। हमने आपको सर के उठा के चलाने सिखाया, और उसके बावजूद भी जिसने आपको इतना बड़ा मौका दिया, आज नीतीश जी को आप कटघरे में खड़ा करेंगे। अरे आपके लिए एक दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको सरोकार जेपी से ना है, डॉक्टर लोहिया से है। आपको सरोकार ये है कि कहीं नीतीश कुमार जी हमारी सत्ता जो 24 की है उसके लिए काम लगा देंगे और सत्ता से बाहर कर देंगे। ठीक है श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, जो नेता अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पा रहा, क्या उससे ये कहा जा सकता है कि मोदी के कद के आगे उनका महत्व है, या फिर मोदी को कोई खतरा है, या भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा? एक सेकंड में त्रिपाठी जी, मैं श्रीकांत जी से सवाल ले लूं, फिर मिलो। एक मिनट नेहा जी, जब देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आई.के. गुजराल बन सकते हैं, तो माननीय नीतीश कुमार के पास तो बहुत है। बिल्कुल, इसलिए मत कहिए नेहा जी, जब इस देश ने देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक और इनको श्रीकांत जी को बोलने दीजिए सर। कुछ भी पॉसिबल है, सही बात आप कह रहे हैं। सुन लेते हैं श्रीकांत जी को, सुन लेते हैं। राजनीति अपार संभावनाओं का केंद्र है, और ये श्रीकांत जी बिल्कुल पार्टी बोले थे, मैं उनकी संभावनाओं में ये भी तलाशता हूँ कि 2024 तक हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से गंगा नहाने आ जाए, वापसी कर जाए। बहरहाल दूसरी चीज ये है कि आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ ना कि नहीं, वैसे भी त्रिपाठी जी कह चुके हैं, देखिए राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। तो कभी भी इधर पाला बदल लो, कभी भी उधर पाला बदल लो, इधर उधर जंप करते रहते हैं नीतीश कुमार। उनके पास अच्छी स्प्रिंग है। दूसरी चीज ये है त्रिपाठी जी सुनिए प्लीज, मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर आप देखो किसी ने लाता था, हम लोग देखते तो बड़ा अच्छा लगता था। आजकल वो बिहार में चल रहा है,
नीतीश कुमार कितना भी जोड़ लगा ले, आपने देखा 2014 में बीजेपी से अलग होकर लड़े ना, उससे पीछे भी लड़े। मुझे पता ये क्या लेकर आए, कितने लेकर आए। आप सुनिए, एक बात सुनिए, पूरी दिन चलिएगा तो भी दोइये कोस, और पूरे रात चलिएगा तो भी दोइये कोस। आप कितना भी कर लीजिए, इस बात को आप मानिए कि आरजेडी का बहुत बेहतर वोट बैंक है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो, हमारे गांव में चलता था बाटा सिस्टम में एक छोटा सा भार होता था, जिधर कम होता था उधर उसको डाल देते थे बाटा सिस्टम में। तो नीतीश कुमार बाटा सिस्टम ही है, वो जिधर भी सरकार बन रही होगी उनको डाल दिया जाएगा उसको अप्रोच करने के लिए, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इस बात को ध्यान रखिए। तेजस्वी 2-4 सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा इस बात की तरफ संकेत करती है कि राज्य सरकार में भले तेजस्वी और नीतीश को एक बार लोग मौका दे देंगे, लेकिन बिहारियों के रग रग में खून नहीं, राजनीति काम करता है, चलता है, दौड़ता है। उनको पता है कि सेंटर की राजनीति में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है और किसको मुख्यमंत्री बनाए रखना है। तो सपने देखिए, सपना देखना गलत नहीं है, खुली आंखों से भी सपने देखिए, बंद आंखों से भी देखिए, और मैं शुभकामनाएं देता हूं वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे और वापस आ सकते हैं। नेहा जी, अगर हमारे नेता में वो छवि अच्छी न होती तो क्या माननीय गृह मंत्री को वहां कहना पड़ता? आज गृह मंत्री ने जो सवाल प्रश्न किया है वो क्यों किया है? अगर नीतीश कुमार इतने कमजोर थे तो उनको उनके ऊपर सवाल उठाने नहीं चाहिए था। देश में और किसी के ऊपर तो सवाल उठाया नहीं माननीय गृह मंत्री ने। और जेपी के जो स्टैच्यू को खुद गए, जबकि इनका जेपी से कुछ लेना देना नहीं, न जेपी से लेना देना है, न लोहिया से लेना देना है। जवाब दीजिए, कह रहे हैं आपका जेपी से कोई लेना देना नहीं। वही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जेपी की विचारधारा पे चल रही है, अमित शाह कह रहे हैं। सुन लेते हैं आनंद जी। ठीक है, गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि विचारधारा हम ही फॉलो कर रहे हैं जेपी की। विचारधारा पालन करते आप कभी तो गृह मंत्री जी ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं होता। हैंड रेस करिए, देखिए अभी रत्नाकर जी हैंड रेस कर रहे हैं, मैं उनको मौका दूंगी, इस तरह से मत करिए। अभी आनंद जी को बोलने दीजिए। साहब, आप कभी महात्मा गांधी जी से आपके नेता नीतीश कुमार मिले थे क्या? लेकिन पुष्पांजलि करते हैं ना, तो ये तो हमारे जो समाज के पुरोधा लोग हैं, हमारे देश के जो आदर्श पुरुष हैं, इनके यहाँ जाके इनका आदमकद प्रतिमा हमने, अब कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को शुरू से दबा के रखा, हम लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा नहीं, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई और उसको आज पूरा विश्व आलिंगन कर रहा है। तो ये हमारे और जात से और उम्र से मत बात में बता रहा हूँ नया जी, बहुत महत्वपूर्ण आनंद जी, ये देश की जनता सब समझती है। एक सेकंड, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, हमने कभी नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। ये बात प्रोफेसर साहब आप ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार तो आप लगाएंगे क्या? जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो लगाएंगे क्या आप भाई? कभी नहीं लगाया हमने, हम आज भी सत्ता में रहते हुए कैसे लगाएंगे? हम अभी आरोप लग रहे हैं ना, अभी तो निकलेंगे आरोप आप लोगों के, अभी तो शुरुआत हो गई आप लोगों की। सवाल उठाते हैं, अभी तो शुरुआत की। नीतीश कुमार जी को क्या कहा था कि वो 302 के मुजरिम और मेरे पास एविडेंस है, ये उन्होंने वीडियो में ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल पे बोला था, मेरे मोबाइल में भी है। तो हम लोग ये सब नहीं लगाते राजनीति में। एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, हम लोग नीति के सवाल। अब कहाँ है सर राजनीति की मर्यादा और गरिमा की बात आप कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब गरिमा और मर्यादा तार तार हो चुकी है। रत्नाकर जल्दी से रखिए अपनी बात। करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों को लेके चलती है, उन मानवीय संवेदनाओं को लेके चलती है। आनंद जी, अगर मूल्यों को लेके चलती तो आप यहाँ पता नहीं कौन सी मशीन आ गई है। रत्नाकर जी को बोलने दीजिए, अब हो गया, ठीक है रत्नाकर जी। मशीन कौन सी आ गई जिसमें आप डाल देते हैं, सब बढ़िया निकल आते हैं, ठीक है, सब ईमानदार हो जाते हैं। रत्नाकर जी रखिए जल्दी से अपनी बात। आनंद शंकर जी पटेल जी का महिमा मंडन कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत सम्मान देते हैं, और श्रीकांत जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा कि जेपी के कद के बराबर कोई नेता दिख नहीं रहा है। लेकिन देखिए, ये जेपी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और पटेल जी के महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए किस प्रकार है। वो सरदार पटेल से भी बड़ा नेता साबित करने पे तुली हुई है नरेंद्र मोदी जी को। उसका एक उदाहरण देता हूं मैं।
स्टेडियम जो सरदार पटेल के नाम पे बना हुआ था, गुजरात में क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। ये कौन सी महानता आपकी उपलब्धि है आपके नरेंद्र मोदी जी की कि इसमें महान विभूति का नाम हटा करके और नरेंद्र मोदी कर दिया गया। मतलब आप लोग तो कहते कुछ और करते कुछ और है। नरेंद्र मोदी क्या इतना बड़ा कद हो गया, सरदार पटेल से भी बड़ा कद हो गया कि उनके नाम को आप हटा देना चाहते हैं, मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को आरोप लगा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो जेपी के विचारधारा पे चल रहे हैं, हम सत्ता के लोभी नहीं है। आप लोग सत्ता के लोभी हैं, इस तरह के आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। नेहा जी दीनदयाल को छोड़ करके बीजेपी को अपना रहे हैं, कांग्रेस के नेता को अपना रहे हैं। इनके पास अपना कुछ न सिर्फ पार्टियों को तोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के पास। चलिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा श्रीकांत जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। शंकर जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कौन सी पार्टी विचारधारा पर चल रही है, जेपी की विचारधारा पर चल रही है, क्योंकि बात तो सभी करते हैं, लेकिन जब ये देखा जाता है कि बार बार पाले बदले जाते हैं, बार बार गठबंधन बदले जाते हैं और बार बार अपनी विचारधाराओं के साथ समझौता किया जाता है, जाहिर तौर पे जनता देख रही है, समझ रही है और आने वाले वक्त में इसका जवाब भी देगी कि आखिर क्यों बार बार पाला बदला जाता है और क्या ये सही है या गलत है, ये जनता ने उसे सराहा या नहीं सराहा। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।